देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में 2 वर्ष ये मान लीजिए कि कोरोना के कालखंड में बीते और उस समय कोरोना ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया, आपदा में अवसर का काम किया, क्योंकि लोगों के बीच में इतना गुस्सा सरकार की शुरुआत में ही था। आपको ध्यान हो तो थानागाजी के गैंगरेप की घटनाएं हुई थी लगातार। उसके बाद एक सीक्वेंस में कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। कर्जा माफी के मुद्दे पर किसान मुखर थे, अपराध चरम सीमा पर हैं, भ्रष्टाचार की लगातार इस तरीके की सीक्वेंस थी। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर आक्रोश था लोगों के मन में। उसी तर्ज पर पेपर लीक और बेरोजगारी, ये दो बड़े प्रश्न थे जो सरकार के समक्ष खड़े थे। यदि सरकार की नीयत ठीक होती तो ऐसी 19 भर्तियां थी जिसमें 95,000 लोगों का अभी पदस्थापन हो चुका होता। आज वो 95,000 लोग सड़कों पर हैं। सरकार आंकड़े गिनाती तो है, लेकिन उसको खुद को भरोसा नहीं कितना रोजगार दिया है। इसलिए दूसरे तरीकों की तो छोड़िए, और इस कारण लोगों में बेरोजगारी से भी ज्यादा जो दंश था वो था पेपर लीक का। उस पेपर लीक पर राजस्थान के हर हिस्से में नौजवान उद्वेलित है, अलग अलग तरीके से उसने प्रतिकार किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पेपर लीक को लेकर ये छठा प्रदर्शन था, जिसमें 2 में मैं शरीक रहा। और जिस तरीके का जो दृश्य था कि दमन से उसको दबाने की कोशिश की, कोई अधिकारी, कर्मचारी या नेता कोई सुनने के लिए आया नहीं, न सरकार की तरफ से कोई बयान आया। इसका मतलब साफ है कि सरकार संवेदनाएं खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को आगे तक ले जाएगी। इसलिए हमने घोषणा की थी कि हम जिलों में जनाक्रोश जो घेराव है कलेक्ट्रेट का वो करेंगे। कर्जा माफी, अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर। तो सरकार सुने कि नहीं सुने, लेकिन हम लोगों के बीच में स्थापित करने में सफल रहे हैं कि सरकार जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जायज मांगे, उनको अनसुनी करती है। और इसलिए जहां तक संभव होगा जिलों में भी, विधानसभाओं में भी, प्रदेश में भी अनेक मोर्चों के द्वारा अलग अलग समय पर इस तरीके की मिसाल दी जाती थी, क्योंकि देश में सर्वाधिक अपराधों की घटनाएं वहां घटित होती थी। लेकिन इस मामले में अब पूरे देश ने, दुनिया में राजस्थान की चर्चा होती है, और इसका ताल्लुक सीधे सीधे इस तरीके की घटनाएं तभी होती हैं क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में उसकी सरकार की और गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी होती है कि वहाँ की शांति व्यवस्था कायम रहे, अमन चैन बना रहे। और इसलिए छिटपुट घटनाएं जरूर होती थी, लेकिन राजस्थान में तो चुनाव जैसे उपक्रम में भी कभी हिंसा की घटनाएं सुनने को नहीं आती थी। रेडियो और दूरदर्शन पे बिहार की और उस तरीके के प्रदेशों की घटनाओं की बराबर खबरें आती थी। तो मन में एक इस तरीके की पीड़ा और आशंका होती थी कि कभी ऐसा हमारे प्रदेश में नहीं हो। लेकिन अब जो लगातार घटनाएं होती हैं, उससे राजस्थान इस समय सर्वाधिक अशांत प्रदेशों की श्रेणी में आ गया। और इसका यदि ठीक तरीके से विश्लेषण करेंगे तो समझ में आता है कि अशोक गहलोत की सरकार में जो विफलता का पैमाना, उस पर जो पहली सीढ़ी है वो है कानून व्यवस्था। पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब अपराधियों का, हत्यारों का और माफियाओं का राज है। जिस तरीके की असुरक्षा सड़क पर दिखती है और घर के भीतर भी दिखती है, ये विचलित और चिंतित करने वाली है। और इसका जो बड़ा कारण है वो है पुलिसिंग की कमजोरी। पुलिसिंग तभी कमजोर होती है कि जब राज का इकबाल खत्म हो जाता है, अपराधियों में भय खत्म हो जाता है। तो अफसोस ये है कि राजस्थान का पुलिस महकमा, राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, वो इन घटनाओं पर यदा कदा बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और प्रतिशत गिनाने में लगते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रतिशत गिनाने का मसला नहीं है। जिस तरीके से नीचे पुलिस कमजोर हुई है, उसका सीधा कारण है कि इस राज्य में पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पोस्टिंग भी वैसे ही होती है, और उसके बाद उनका मनोबल गिराने की हर कोशिशें होती हैं। अभी ताजा बजट का उदाहरण देंगे तो पुलिस के महकमे पर महज 3% खर्च करना राजस्थान की सरकार ने उसमें प्रावधान किया है। न तो नफरी है
न उनके पास साधन है, और आज के युग में जिस तरीके की पुलिसिंग चाहिए, राजस्थान जैसे चुनौतीपूर्ण प्रदेश में जिसमें भौगोलिक रूप से एक बड़ी आबादी है, देखिए वीरांगनाओं के मामले में बरगलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जब किसी शहीद की अंत्येष्टि होती है उस समय बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कारगिल युद्ध के समय पहली बार देश में, वरना एक पोस्ट कार्ड आता था और उस जवान के बेडिंग आता था, उसके बाद में सहूलियत के नाम पर उसको बुला दिया जाता था। वाजपेयी जी ने एक शुरुआत की थी कारगिल युद्ध के जो हीरोज थे उनके परिवारों के पोषण के लिए, आर्थिक संबल के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, रिहाइश के लिए, और इसलिए कारगिल के दौरान एक अच्छे पैकेज की शुरुआत पहली बार हुई थी। कालांतर में राज्य सरकारों ने भी उसको अपनाया और उनको कैपिटल में हाउसिंग बोर्ड का मकान या खेती की ज़मीन, बच्चों की पढ़ाई की सहूलियत, इस तरीके के और व्यवस्थाएं राज्य सरकारों ने भी की थी। खिलाड़ियों को भी देते हैं और शहीदों को भी देते हैं। जो राज्य सरकारें जो घोषणा करती हैं, कई बार जब वहाँ हुजूम होता है तो इमोशंस में बहुत बातें कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर स्कूल का नाम करना सामान्य बात है और ये परंपरा में है। यदि वहाँ पहले से स्कूल का नामकरण नहीं तो शहीद के नाम पर कर दिया जाता है। इसी तरीके से वहाँ के निवासी मांग उठाते हैं कि शहीद के घर तक सड़क बननी चाहिए, जो सामान्य सी बात है। सरकार उदारता स्वीकार करके उसको काम करती है। किसी अस्पताल का नाम है, ऐसे कुछ चीजें जो शहीद का नाम रहे, जिससे नई पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे। पर दुर्भाग्य ये है कि जो कही गई हैं चीजें, मैं देख रहा था शांति धारीवाल जी ने जिस तरीके से उस समय बयान किया था, कम से कम जो कमिटमेंट सरकार ने किया वो पूरा करना चाहिए। और इसलिए उनको सड़क पर आई हैं तो उनकी बात को सुनना चाहिए, और सुना है तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री का ये बयान तो और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पर हम पर सियासत का आरोप लगाते हैं। गवर्नर साहब के यहाँ उपनेता, प्रतिपक्ष और हमारे कुछ प्रमुख लोग इस मुद्दे पर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग के लिए गए ताकि इस मामले का जल्दी समाधान हो सके।